Hey everyone, if in your judiciary exam or any exam or in the matter before the court, the question comes before you कि एक पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लेम किया एक डॉक्यूमेंट बना के, और उस डॉक्यूमेंट को बना के वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जो कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, और ए ने वो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया सम थर्ड पर्सन सी को। तो क्या उस पे फोर्जरी के चार्जेस लगेंगे? क्या वो फोर्जरी में पनिश हो सकता है? इफ़ यू सेज यस, तो आप अपेक्स कोर्ट ने जो अभी जजमेंट दिया है रिसेंटली ऑन May 22nd May 2006, द जजमेंट नेम यू कैन सी, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसमें कि एंड यू मे लूज इन द जुडिशरी मार्क्स इन द जुडिशरी एग्ज़ाम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी प्रॉपर्टी पे टाइटल क्लेम करना और उस प्रॉपर्टी को सेल करना एक डॉक्यूमेंट बना के अपने साइन करके फोर्जरी में नहीं आता, ये फोर्जरी के इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं करता। अब हम कोर्ट की लैंग्वेज देखते हैं और विल ऑल्सो सी द बेयर एक्ट लैंग्वेज। The same concept applies on BNS simultaneously, the corresponding section, as concept is not changed by the coming of BNS. So let's see. It is not the case that the signature appearing on power of attorney were forged or fabricated. It is not alleged that the executants were impersonated or that the document was fabricated by someone pretending to be another person. On the contrary, on the contrary, the execution of document by accused number 1 to 5 is admitted. The consistent case of the appellant has been that they possessed a subsisting claim and share in the ancestral property pursuant to USL. तो इस केस में बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये फोर्जरी का केस नहीं है, क्योंकि जो सिग्नेचर अपीयर हो रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो फोर्जी या फैब्रिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो ए कह रहा है कि हाँ ये मेरे सिग्नेचर हैं, ये किसी थर्ड पर्सन के सिग्नेचर नहीं है, और वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, और वो इम्पर्सोनेशन भी नहीं कर रहा। ना तो उसने किसी और पर्सन के, मतलब उसने बी के सिग्नेचर नहीं किए हैं, उसने अपने ही सिग्नेचर किए हैं, तो ये फोर्जरी नहीं होता। और ना ही वो इम्पर्सोनेशन करना है, किसी और कोई और पर्सन बन के प्रॉपर्टी बेच रहा है, बल्कि वो खुद अपने आप ए बन के प्रॉपर्टी बेच रहा है, और वो किसी और के सिग्नेचर नहीं कर रहा है, अपने सिग्नेचर कर रहा है। तो दिस इज़ द प्योर सिविल मैटर। वहाँ पे टाइटल सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, क्रिमिनल कोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने FIR क्वैश कर दी। ये थोड़ा सा सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये फोर्जरी है, बट ये फोर्जरी नहीं है। इसके लिए हम अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्जरी की डेफिनेशन दी गई है, हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा with intent to cause damage or injury to the public or any person or to support any claim or title। तो अभी देख के ऐसा लग रहा है कि उसने टाइटल सपोर्ट करने के लिए, क्लेम करने के लिए तो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, तो फोर्जरी हो गया। लेकिन फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी तो पढ़नी पड़ेगी कि एक्चुअली क्या उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है एज़ पर IPC एंड BNS, या फिर भारतीय न्याय संहिता, या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मेक्स, साइंस, सील्स, एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इतना तो उसने कर दिया। अब ये फर्दर
क्वालिफाई होता है इस पैराग्राफ से। तो इसको पढ़ेंगे। विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट सच डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or by authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed। मतलब जो सिग्नेचर होने चाहिए डॉक्यूमेंट पे, फॉल्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आने के लिए, वो सिग्नेचर उस पर्सन के नहीं होने चाहिए जिस पर्सन ने सिग्नेचर किए हैं। इट वॉज नॉट मेड, मतलब अब अगर ए ने अपने ही सिग्नेचर करके एक डॉक्यूमेंट बना के और वो प्रॉपर्टी सेल की है बी को, तो यहाँ पे ये फॉल्स डॉक्यूमेंट इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अपने ही सिग्नेचर किए हैं, किसी और पर्सन के नहीं किए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन reread the you can repeatedly read the section of BNS या फिर IPC, इससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा सेकेंडली में देख लेते हैं, क्या पता सेकेंडली में फॉल कर रहा हो जबकि नहीं कर रहा है, पर वी हैव टू सी इट। सेकेंडली, who without lawful authority dishonestly or fraudulently by concealment or otherwise alters a document or electronic record in any material part thereof after it has been made, executed or affixed with the electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead or at the time of such alteration। या तो किसी और के सिग्नेचर करे, या फिर सेकेंडली में कहा गया है वो इम्पर्सोनेशन करे, यानी कोई और पर्सन बन के दिखाए कि मैं वो पर्सन ही हूँ। ए कहता है कि मैं ए नहीं हूँ, मैं मिस्टर डी हूँ, तो ऐसा भी उसने नहीं किया है। डॉक्यूमेंट में थर्ड पर्सन नहीं बन के दिखाया उसने खुद को। या फिर who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, जो कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को या अनसाउंड पर्सन को ये जानते हुए कि ये इंटॉक्सिकेटेड है उससे सिग्नेचर करवाता है, तो ऐसा भी उसने नहीं किया है। तो ये एक प्योर सिविल डिस्प्यूट तो हो सकता है, और इसके लिए सिविल कोर्ट विल डिसाइड कि ये सिविल डिस्प्यूट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये फोर्जरी तो नहीं हुआ। उसके अलावा एंड यू कैन सी द Supreme Court language, when a document is executed by person claiming a property which is not his, he is not claiming that he is someone else, nor he is claiming that he is authorized by someone else. Therefore, execution of such document purporting to convey some property of which he is not the owner is not execution of false document। तो ये false document नहीं होता है, तो forgery भी नहीं होता जब false document नहीं होता। तो as defined under section 464 as we have read, if what is executed is not false document, there is no forgery। जब वो false document ही नहीं है तो वो forgery भी नहीं है। if there is no forgery, then neither section 467 nor 471 of the code are attracted। तो IPC का 467 और 471 नहीं अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा उसने क्लेम किया था कि इस केस में जो है चीटिंग हुई है मेरे साथ, तो चीटिंग के लिए कोर्ट ने कहा है कि फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस वगैरह करके कंसिक्वेंटली डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुई है। वो तो उस बी की प्रॉपर्टी सी को सेल कर रहा है ए, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके कि मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पे वो बी से तो नहीं कह रहा ना कि आप मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करो, उसको फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस नहीं कर रहा ना, तो इस वजह से ये चीटिंग नहीं है। सिमिलरली द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ चीटिंग पनिशेबल अंडर सेक्शन 420 ऑफ IPC आर ऑल्सो एबसेंट, i.e. टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग देयर मस्ट एग्जिस्ट डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट एंड कंसिक्वेंशियल डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी coupled with the dishonest intention at the inception of the transaction। There is no allegation in the FIR that respondent number 2 delivery any property, money or valuable security to the appellant pursuant to deception or inducement, and importantly the material on record does not disclose dishonest intention at inception। The High Court in impugned judgment
impugned judgment observed that false representation was made by the accused persons despite knowing that they had no title. However, the foundation of the pending civil suit is claim of the appellant that they possessed so and so property proceeding and relates revenue record, and thus a dispute civil claim can't automatically be treated as fraudulent representation so as to attract force 20। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में ना तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुई है और ना ही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्योंकि सिविल सूट की फाउंडेशन ये है कि अपीलेंट जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो 1/3 शेयर जो है उसकी पोजीशन उसके वो पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड है। तो यहाँ पे ये प्योर सिविल सूट है, ये ऑटोमेटिकली फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके अलावा उसने एक्सटॉर्शन की एफआईआर करी है, तो एक्सटॉर्शन वाले केस में जब भी एफआईआर होगी तो वो सच है या झूठ है ये देखने के लिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इस एक्सटॉर्शन में भी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होना भी ज़रूरी है, और साथ में या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और साथ में किस डेट पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ एक्सटॉर्शन, ये भी मेंशन होना ज़रूरी है। अगर ये मेंशन नहीं हुआ तो इससे फॉल्स एफआईआर की तरफ इशारा होता है। तो ये अपेक्स कोर्ट ने कहा है द एलिगेशंस रिगार्डिंग एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी आर आल्सो अनसस्टेनेबल इन एफआईआर रेस्पॉन्ड अलेज दैट अक्यूज नंबर 6 डिमांडेड 1.5 crores or alternative partnership in the property. However, the FIR neither specify the date, place and circumstances of such demand, nor there is an allegation that the respondent to actually delivered any property or money pursuant to such threat, which was an essential ingredient of extortion. तो एक्सटॉर्शन का भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। तो आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू द एक्सटॉर्शन डेफिनेशन section. So, whoever intentionally puts any person in fear or any injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear or to deliver to any person any property, तो fear में रखता है और डिलीवरी करवाता है प्रॉपर्टी की, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन होने के लिए डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुई है। उसके अलावा जो 511 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वो भी नहीं बन रहा इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट सच द हाई कोर्ट इन द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट फर्दर ऑब्जर्व दैट द अक्यूज्ड पर्सन ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी एंड therefore 511 of IPC would apply. However, we are unable to accept such reasoning. The allegation under section 404 504 and 506 of IPC are also vague in nature. The FIR does not disclose the exact words uttered, the nature of threat administered or surrounding circumstances constituting intimidation. तो इस केस से क्या पता चलता है कि आपके पास कोई भी ऐसा केस आएगा जिसमें कि एग्जैक्ट डेट, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस नहीं लिखी हुई हैं एक्सटॉर्शन के बारे में या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे हुए, नेचर ऑफ थ्रेट नहीं लिखा हुआ, तो आपने उसको रिलायबल नहीं मानना है। उस केस में क्वैश कर अगर आपके पास आपको क्वेश्चन है कि क्या आप उसमें क्वैश करेंगे, तो यू शुड क्वैश द एफआईआर। और अगर आप कोई एडवोकेट हैं तो आप अगर एफआईआर कराना चाहते हैं उस केस में, तो आप अपने
कंप्लेनेंट से या इन्फॉर्मेंट से कहें कि वो स्पेसिफिक डेट, प्लेस, सरकमस्टांसेस एक्सेट्रा मेंशन करें। और अगर आप डिफेंस लॉयर हैं तो आप इस बात का डिफेंस ले सकते हैं कि एग्जैक्ट डेट, प्लेस, सरकमस्टांसेस एक्सेट्रा आर नॉट मेंशन्ड। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब the channel so that you get the recent judgment videos. You never miss the videos on recent judgment. And also I also explain the uh, law concepts which will help you to master the concepts. Thank you so much.